बच्चों, मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। जैसा आपको पता है, अपन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रखी है। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पहली वाली अपन ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, और स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसे कहते हैं, और उसके कितने भाग होते हैं। मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम जो है उत्सर्जन व अवशोषण दोनों प्रकार का हो सकता है। उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम सतत और असतत दोनों प्रकार का हो सकता है। सतत और असतत जो स्पेक्ट्रम होता है वह लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम में बांटा जा सकता है। लाइन स्पेक्ट्रम को अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और बैंड स्पेक्ट्रम को अपन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस और लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की। तो लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेक्ट्रम सिर्फ एटम्स का ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंगदैर्ध्य व तरंग संख्या से संबंध कई रेखाएं होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम गैस और वेपर स्टेट में पदार्थों के परमाणु द्वारा प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आप जानते हो, गैस और वेपर स्टेट में एटम्स के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होती हैं। रेखिक या लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वह इमिशन प्रकार का हो तो काली सतह पर चमकीली रेखाएं होती हैं, और अगर वह एब्जॉर्प्शन प्रकार का होता है तो वह चमकीली सतह पर काली रेखाएं के रूप में होता है। इसके बाद बात करते हैं हम बैंड और आणविक स्पेक्ट्रम की। क्योंकि मैंने आपको बताया था बैंड स्पेक्ट्रम भी बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम, बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो एक बैंड का निर्माण करती हैं। तो बैंड जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइनों के अलग अलग समूह होते हैं। ये स्पेक्ट्रम पदार्थों की द्रव अवस्था या विलयन अवस्था में प्राप्त होते हैं, जबकि परमाणु स्पेक्ट्रम मैंने बताया गैस या वेपर स्टेट में प्राप्त होते हैं। और इन आणविक स्पेक्ट्रम में जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं वो आणविक अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन्हें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं, या बैंड स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे होती है। अणुओं द्वारा ऊर्जाओं के अवशोषण या उत्सर्जन से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। अणुओं में घूर्णन, कंपन, इलेक्ट्रॉनिक व उनके आणविक कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिससे आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है। भिन्न भिन्न ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से अणुओं के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रम होते हैं। इस आधार पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को पुनः फिर अलग अलग भागों में बांटते हैं। सिंपल सी बात यह है कि मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी गेन करता है, कितनी एनर्जी अवशोषित करता है, उसी के हिसाब से मॉलिक्यूल में कुछ प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होते हैं। जैसे माइक्रोवेव और आईआर रीजन की अगर लाइट देते हैं, मॉलिक्यूल पे डालते हैं तो रोटेशंस होते हैं। माइक्रोवेव और फार आईआर रीजन की लाइट डालते हैं तो रोटेशन होते हैं। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम होते हैं। और अगर आईआर रीजन की लाइट डालते हैं तो मॉलिक्यूल में होते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि जो आईआर रीजन की लाइट होती है उसकी एनर्जी माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है, अतः उसमें रोटेशन तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ उसमें वाइब्रेशन भी होते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की जो लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। अब अपन ये बात करते हैं कि जो पुरानी विधियां हैं आणविक संरचना ज्ञात करने की, जैसे पृष्ठ तनाव, शांता, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण, ज्यामिति, बंद कोण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रकार की, ऐसी कई विधियां हैं जिनसे अपन पहले संरचना ज्ञात करते थे मॉलिक्यूल्स की। उनसे स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटर क्यों है, इसके कुछ कारण हैं।
देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो शीघ्रता से संपन्न होते हैं और इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के अलावा अन्य किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, पदार्थ की और उसे भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो रिलायबल होते हैं, यानी कि बहुत विश्वसनीय होते हैं और इनको स्थायी रिकॉर्ड के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है चयन के नियम। चयन के नियम क्या होते हैं? चयन के नियम बेसिकली वे नियम होते हैं जो ये हमें बतलाते हैं या जानकारी देते हैं कि किसी विशिष्ट ऊर्जा के अवशोषण से विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन या संक्रमण होते हैं तथा इन परिवर्तनों या संक्रमणों के साथ विभिन्न क्वांटम नंबर जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे हमें आणविक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इन्हीं को अपन चयन के नियम कहते हैं। चयन के नियम बेसिकली क्वांटम नियमों की या शर्तों की अनुपालना करते हैं। क्वांटम नियमों की अनुपालना या क्वांटम नियमों की शर्तों की फॉलो करने का मतलब ये होता है कि ऊर्जा का क्वांटाइजेशन होता है, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के रूप में हो या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के रूप में हो, और इनमें क्वांटम नंबर्स में चेंज होता है। अगर हम माइक्रोवेव रीजन की लाइट देते हैं मॉलिक्यूल को तो रोटेशनल क्वांटम नंबर्स में चेंज होता है। रोटेशनल क्वांटम नंबर जो होता है जे से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि J1 से J2 होता है, J2 से J3 हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम IR रीजन की लाइट देते हैं तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज होता है, यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल्स का परिवर्तन होता है। वो V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो V1, V2, V3 हो सकता है। इसी प्रकार जब अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की लाइट देते हैं तो रोटेशनल चेंजेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में चेंज होता है या मुख्य क्वांटम संख्या में परिवर्तन आता है। चयन के नियम के अनुसार दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। एक तो होता है अलाउड ट्रांजिशन, दूसरा होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन का मतलब वो ये होता है कि ये वो ट्रांजिशन होते हैं जो सिलेक्शन रूल की अनुपालना करते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये आसानी से संपन्न होते हैं। मुख्य बात सुनिए, इनमें जो होता है वो मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट और ट्रिपलेट टू सिंगलेट संक्रमण कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि ट्रांजिशन वे ट्रांजिशन या अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं जिनमें मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट से सिंगलेट में रहती है और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही रहती है। दूसरा, इनमें सममिति कक्षकों में समान सममिति कक्षकों में ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी कि S से P और P से D में। मल्टीप्लिसिटी तो सेम होनी चाहिए, पर इनमें जो चाहिए। ठीक इसके उलट फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, वे ट्रांजिशन जो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते, क्वांटम यांत्रिकी नियमों की अनुपालना नहीं करते। इनमें क्या होता है, इनमें मल्टीप्लिसिटी तो चेंज होता है, हो जाती है, यानी कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन हो जाते हैं या ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो जाते हैं, परंतु इनमें जो सिमेट्री है वो चेंज नहीं होती, यानी S कक्षक से S में ट्रांजिशन होगा, P से P में ट्रांजिशन होगा और D से D में ट्रांजिशन होगा। इस प्रकार से इनमें ट्रांजिशन होते हैं, जैसा आप ये कह सकते हो। और फिर इनको अलग अलग दो भागों में बांट सकते हो। एक स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, वे संक्रमण जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती, चेंज हो जाती है, जैसे सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट। फिर दूसरा आता है सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन, सममिति परिवर्तन और P to P, जबकि क्या हो जाना चाहिए S to P और P to D या P to S और D to P। इस प्रकार के ट्रांजिशन जो होते हैं वे अलाउड ट्रांजिशन हो सकते हैं। थैंक यू।